everyone, my name is Meena and I am from class 10th D. Welcome to my presentation on comparing the three sectors and historical changes in sectors from the sectors of Indian economy. So let's start. तो सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों सेक्टर्स के बारे में। प्राइमरी सेक्टर, तो जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब इसे हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आगे के प्रोडक्ट्स के लिए बेस होता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से गुड्स बन के आए होते हैं उनको अदर फॉर्म में चेंज करना इनका काम होता है विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या किसी अदर टेक्निक से, तो फिर वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जैसे कि ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में होता है, हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर नाम से भी जानते हैं। टर्सरी सेक्टर, तो ये खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये दोनों सेक्टर को उनके प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नाउ कंपेयरिंग द सेक्टर्स, तो सबसे पहले हमें कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि जैसे तीनों सेक्टर में काफ़ी सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है तो इसलिए इन्हें कंपेयर करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग काम भी कर रहे हैं, काफ़ी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं। So how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? तो हम ये काउंट कैसे करेंगे। अब हम तीनों सेक्टर में ऐसे एक्चुअल नंबर को काउंट तो कर नहीं सकते, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हम वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करें एक्चुअल नंबर को ऐड करने की जगह। अब वैल्यूज़ का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जैसे एक फार्मर है, उसने 5 किलो सेब उगाए और वो 1 किलो सेब 100 रुपये में बेचता है और उसको 5 किलो सेब के यानी 500 रुपये मिले, तो ये उसके गुड्स की वैल्यू हो गई। तो हम इसे ऐड करेंगे, ना कि ये देखेंगे कितने सेब थे या कितने किलो, ऐसे हमारा कभी डेटा नहीं बन पाएगा। उसके बाद हमारा एक इस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हर कोई गुड जो बन रहा है या फिर सेल हो रहा है उसकी प्राइस नहीं ऐड होगी। क्यों, इसका मतलब क्या है, अब जैसे उस फार्मर ने उसे जैम फैक्ट्री में बेच दिया जो जैम बनाती है, अब उसने एक कंटेनर 200 रुपीज़ का रखा, तो अब हम इसमें सेब की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब कि उसकी वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, इसलिए हम नहीं करेंगे। वो जैम फैक्ट्री ने अपने कंटेनर्स में वैल्यू ऐड कर दी होगी इसलिए। अब जब हम ये लार्ज स्केल पे करते हैं यानी तो हम उसे जीडीपी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक साल में किसी कंट्री की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अब जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जैसे डेफिनेशन में तो उतनी ही जीडीपी होगी, कम प्रोडक्शन होगा तो कम जीडीपी। अब जैसे कि हमारी मतलब वर्ल्ड में यूएसए की सबसे बड़ी जीडीपी है जैसे कि हम देख सकते हैं, और इंडिया की हमारी 5th लार्जेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड में। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले के दौर में क्या था, प्राइमरी सेक्टर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे मूव करने लगा सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, क्योंकि उसमें लोग फैक्ट्रीज काफ़ी सारी नई इंट्रोड्यूस हुई, एक्सपेंड हुई, तो लोगों ने उसमें काम करना चालू कर दिया और काफ़ी सारे लोगों को तो फोर्स भी किया गया फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, जैसा हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, लेकिन ये चलता रहता है। उसके बाद ये क्या होता है, अब ये दोबारा मूव कर गया होता है, यानी अब इसका मतलब है कि अब किसी और सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो वो आ जाता है हमारा, यानी वो टॉपिक हो जाता है हमारा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो मतलब टर्सरी सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट की भी ग्रोथ होती है। जैसे हम पहले ग्राफ में देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर की कितनी ज़्यादा जीडीपी और टर्सरी की उससे कम है, लेकिन बाद में क्या होता है टर्सरी सेक्टर की कितनी ज़्यादा जीडीपी है। और जैसे कि हम इन ग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि परसेंटेज में कि टर्सरी सेक्टर कितनी ज़्यादा जीडीपी 2013 से 14 में शेयर करने लगा है, जबकि पहले कितनी कम करता था। और एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जैसे पहले बस 18% करता था और अब कम से कम 31% जो है टर्सरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्राइमरी सेक्टर अभी भी एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है, बस हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन प्रोडक्शन टर्सरी सेक्टर ज़्यादा देता है और एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर। अब इसके रीजंस क्या रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर अचानक से इतना उसकी ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले रीज़न है मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनमें देखा गवर्नमेंट्स ने कि जैसे ये सर्विसेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल, पुलिस स्टेशंस, ये सारे मतलब बेसिक सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट ने इन पे ज़्यादा फोकस किया और इन पे इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो जिस वजह से ये
काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ। और जैसे जैसे मतलब लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों ने नई नई सर्विसेज की डिमांड करी, जैसे बाहर खाना खाना, शॉपिंग, टूरिज्म, काफ़ी सारी, और उन्होंने इसे फुलफ़िल भी किया। इसलिए टर्सरी सेक्टर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर वैल्यू इतनी बढ़ेगी, उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, तो टर्सरी सेक्टर की ट्रांसपोर्ट और वो क्या कहते हैं स्टोरेज में खुद ही डेवलपमेंट होगा। ये कुछ कारण थे। और जैसे टर्सरी सेक्टर में नई नई सर्विसेज आई, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट आया। लोगों ने उसमें वो हमारी मतलब फिर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन गई। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिस वजह से टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करा अचानक से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।